हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से PC07 एग्ज़ाम में हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग अपना फार्माकोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के थ्योरी को कवर करेंगे और साथ में ही अपना MCQ कवर करेंगे। चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि अपना एग्ज़ाम पास आ गया है हम लोग को अपने। और हाँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग बढ़िया से लगे रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास एक सीट अपनी पक्की करने का। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके लिए हम लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हो क्या, आप समझिए हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। ठीक, हाइपरटेंशन क्या होता है? BP का बढ़ना या घटना, ये हमारी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे हमारा हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, ठीक है, CHF हो गया, कार्डियक हार्ट फेलियर हो गया, एरिथमिया हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स में देखेंगे, ठीक है। ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम लोग कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं एडिशनल, उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। मैंने आपको मतलब बता दिया, एक रफली बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्डियक हार्ट फेलियर हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गई, और हमारा क्या बोलते हैं, एंजाइना हो गया, MI हो गया। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर हार्ट में, ठीक। तो इसके लिए जो हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं आज हम लोग वो यहाँ पर देखने वाले हैं। यही हमारा टॉपिक रहने वाला है फार्माकोलॉजी में, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, अंतःशिरा कौन सी ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब मैं आपको बता दूँ एंटी हाइपरटेंसिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी का BP, समझिए सिंपल सा, ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए जो दवाएं हम लोग यूज़ करते हैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारी पहली कैटेगरी की ड्रग है उसको बोलते हैं हम लोग ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग AC, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ठीक है। ये हमारा कैटेगरी की ड्रग होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में ACE इनिबिटर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। अब ये काम कैसे करती हैं? तो ये क्या करती हैं, ये जो हमारा एंजाइम होता है इसको ब्लॉक करती हैं, ठीक। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। कैसे करती हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब ब्लॉक हो जाता है तो उससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो नहीं बन पाता है। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता है तो क्या होता है, जो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है वो नहीं हो पाता है और उससे वैसोडाइलेशन हो जाता है, तो हमारा जो BP है वो घट जाता है। तो इससे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है, ACE इनिबिटर क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन होता है 1 से, वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है, जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता है तो ADH का रिलीज नहीं होता है, एंटीडायबिटिक हार्मोन का रिलीज नहीं होता है, जिससे एल्डोस्टेरॉन का लेवल घट जाता है और BP जो हमारा बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, ठीक है। कुल मिला के आप सिंपल से समझिए, जो मैंने आपको बताया सब तो लिखा हुआ है, आप समझिए। ACE इनिबिटर क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं, जिससे एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और हमारा एल्डोस्टेरॉन नहीं रिलीज हो पाता है, ठीक है। उससे जो हमारा बड़ा वो BP है वो घट जाता है। जब एंजियोटेंसिन क्या करता है, एंटीडायबिटिक हार्मोन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। लेकिन जब उसको रोक देंगे, जो ADH होता है, एल्डोस्टेरॉन ADH क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। जब वो नहीं रिलीज होगा तो उसका अपोजिट होगा, क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा BP तुरंत घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे ACE इनिबिटर काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन सी ड्रग होती है। तो फर्स्ट इसमें हमारी ACE कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल। जिसमें प्रिल आप जब भी लगा रहेगा अगर ऑप्शंस में, तो उसका मतलब समझिएगा ये किस कैटेगरी की ड्रग है, ACE इनिबिटर, ठीक, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर है। अब आपको इस कैटेगरी में जो भी अगर प्रो ड्रग पूछता है तो जिस कैटेगरी में जितनी भी ड्रग है वो सारी प्रो ड्रग होती हैं। बस आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, C और L। लिस्नोप्रिल जो होता है वो हमारा प्रो ड्रग नहीं होता है। और कैप्टोप्रिल और लिस्नोप्रिल, कौन कौन से, कैप्टोप्रिल हो गया और लिस्नोप्रिल, ये दोनों जो होते हैं ये हमारे प्रो ड्रग नहीं होते हैं। बाकी जितनी भी इस कैटेगरी में ड्रग होती हैं, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल, ये सारी प्रो ड्रग होती हैं। बस 2 आपको याद रखना है, एक CL, सिंपल सा आप याद रखिएगा, CL, कैप्टो और लिस्नो, ये दोनों प्रो ड्रग नहीं होती हैं। अब प्रो ड्रग होती हैं तो आप सिंपल से समझिए, प्रो ड्रग वैसी ड्रग होती हैं जो अपना बॉडी में जाकर इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, बॉडी में हमारे जाकर के एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, उसी को हम लोग प्रो ड्रग बोलते हैं। अब हमारे ACE के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। मैं आपको इसलिए एडवर्स इफेक्ट वैसे मैं जल्दी बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है, ठीक है,
तो उसमें कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग एस इनहिबिटर का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्राई कफ काज करता है, ठीक, ब्रेडिकाइनिन का एक्युमुलेशन कराता है। इसीलिए हम लोग अस्थमा के पेशेंट में एस इनहिबिटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हमारी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, उसके रिसेप्टर पे जाकर काम करेगी। वहाँ क्या हो रहा था, एस में क्या हो रहा था, वहाँ एंजाइम ब्लॉक हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसेप्टर ब्लॉक होगा। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम लोग कभी कभी शॉर्ट में ARB बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये जाती है सीधा, देखिए हमारे बॉडी में 2 रिसेप्टर होते हैं, एक होता है AT1 और एक होता है AT2। एस इनहिबिटर कहाँ पे काम करती हैं, वो जाती हैं AT2 को। एस इनहिबिटर का काम क्या होता है, वो AT2 को बनने नहीं देती, एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देती हैं। और जो हमारी ARB ब्लॉकर्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये डायरेक्टली AT1 को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। ये जब रिसेप्टर से जाती हैं इसको ब्लॉक कर देती हैं, तो फिर उससे क्या होता है, वैसोडाइलेशन हो, मतलब जो कॉन्स्ट्रिक्शन होना था वो नहीं हो पाता, बल्कि उसका उल्टा वैसोडाइलेशन हो जाता है, ठीक है। और ये ड्रग अपना काम करती हैं। ये आप सिंपल समझिए, ये जाती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, ये उसके थ्रू अपना काम करती हैं। अब इसकी कौन कौन सी ड्रग आती हैं ARB में हमारी, जितनी सार्टन करके जिसके लास्ट में रहेगा, जैसे लोसार्टन, जैसे हमारा हो गया लोसार्टन, टेलमीसार्टन, वेलसार्टन, जितनी भी ड्रग में सार्टन रहेगा तो आप समझिए ARB ब्लॉकर है। अगर प्रिल करके आएगा लास्ट में तो समझिए ये एस इनहिबिटर है, ठीक। देखिए वो क्या करती थी, एस वाली क्या करती है, एंजाइम को ब्लॉक करती थी, और ये जो ARB होती है वो क्या करती हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती हैं। नेक्स्ट हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, वो होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें कि जो हमारे कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये कैसे काम करते हैं, ये हमारे कहते हैं L टाइप जो कैल्शियम चैनल होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कैल्शियम का जो कैल्शियम अंदर जाता है, इनफ्लक्स में जाता है अंदर की ओर, तो वो नहीं जा पाता। उससे क्या होता है, जब हमारा, आप सिंपल सा ऐसा समझिए, जब हमारे अंदर कैल्शियम का जब भी मूवमेंट होता है अंदर की ओर, तो क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब मसल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कोई चीज़ दबाओगे आप, कॉन्ट्रैक्शन क्या मतलब, किसी चीज़ को हम लोग दबा रहे हैं तो क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, BP बढ़ेगा। लेकिन हमको यहाँ पर BP बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमको BP घटाना है। इसलिए हम लोग कैल्शियम को अंदर जाने से रोकेंगे। जब कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा तो जो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी बात है, जो हमारी वेसल्स हैं या जो वो हैं वो डायलेट ही रहेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी। जब कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी तो हमारा BP जो है घटा ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करती हैं। ये क्या करती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और हार्ट रेट को घटा देती हैं। इस तरह से अपना एक्शन शो करती हैं। अब इसकी कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, देखिए इसमें 2 तरह की होती हैं, एक होती है डाइहाइड्रोपायरिडीन और दूसरी होती है नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन। अब नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है, इसमें वो होती हैं एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, फैलोडिपिन, ऐसे करके ढेर सारी ड्रग्स होती हैं। और नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन जिसमें मतलब डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग नहीं पाई जाती, उसमें हमारे 2 ड्रग होती हैं, एक होती है वरापामिल, दूसरी होती है डेल्टियाजम। ये 2 ड्रग होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है बीटा ब्लॉकर। ये मैं आपको सारी बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया, एस बताया, एस इनहिबिटर बताया, ARB बताया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताया। नेक्स्ट है हमारा बीटा ब्लॉकर। बीटा को ब्लॉक करके हम कैसे अपना, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके हम कैसे अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक, कैसे हम लोग ब्लड प्रेशर को घटा सकते हैं। तो देखिए हमारे इस बॉडी में 2 ब्लॉक बीटा 1 बीटा 2 पाए जाते हैं मेनली, ठीक। तो उसमें क्या होता है, ये जो ड्रग्स होती हैं बीटा ब्लॉकर्स, ये बीटा 1 और बीटा 2 पर काम करती हैं, ठीक है, और हमारे हार्ट रेट को घटाती हैं, ठीक। इस तरह से हमारी बीटा रिसेप्टर अवरोधक काम करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं। अब कुछ जैसे कुछ सेलेक्टिव होती हैं, कुछ नॉन सेलेक्टिव होती हैं। जो पर्टिकुलर सेलेक्टिव होती हैं, जो पर्टिकुलर पे जाकर ब्लॉक करती हैं, नॉन सेलेक्टिव जो होती हैं, जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती हैं। और जो सेलेक्टिव होती हैं या तो वो बीटा 1 को करेंगी या तो बीटा 2 को करेंगी, लेकिन जो नॉन सेलेक्टिव वो दोनों को ब्लॉक कर देती हैं। अब इसकी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे बीटा 1 में कौन से हैं, जो कार्डियो सेलेक्टिव हैं, जो केवल कहाँ पर काम करेंगी, बीटा 1 पे। तो उसमें आ गया अपना मेटोप्रोलाल, एटिनोलॉल, बिसोप्रोलाल। और ये ड्रग्स जो होती है हमारी अस्थमा में भी सेफ होती हैं, इसलिए अगर अस्थमा वाले पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हम लोग बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं। अब हमारी एक होती है, मैंने आपको बताया कार्डियो सेलेक्टिव, जो पर्टिकुलर किसी बीटा 1 या बीटा 2 पर काम करेंगी, और एक होती है नॉन सेलेक्टिव। मैंने बताया तो नॉन सेलेक्टिव जो होती है वो दोनों पर, बीटा 1 को भी बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर देती हैं। तो नॉन सेलेक्टिव में हमारा अपना एग्जाम्पल है प्रोपेनोलॉल, ठीक। फिर उसके बाद होता है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्लास की ड्रग, उसको हम लोग बोलते हैं पिंडोलॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है डायूरेटिक्स। अब हम लोग कैसे करेंगे, डायूरेटिक्स। यूरेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे यूरेटिक्स का क्या मतलब होता है, डायूरेटिक्स। एक मिनट हो गया ये, हमारे डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स वो होते हैं जो हमारे यूरिनेशन को बढ़ाते हैं। मतलब जब यूरिन बार, जैसे समझिए एक तरह से जो हम लोग टॉयलेट करते हैं उसकी इंक्रीज़ कर देते हैं, हम लोग बार बार टॉयलेट जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा तो हमारे उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम और पोटेशियम भी निकलेंगे। जब सोडियम और पोटेशियम भी निकलेंगे तो क्या होगा,
जो हमारा बीपी बढ़ा हुआ था वो घट जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर, जो वॉल पे प्रेशर लग रहा होता है वो कम हो जाता है धीरे धीरे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डायबिटीज़ क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको, ब्लड वॉल्यूम को और हमारे कार्डियक वॉल्यूम को, ठीक। अब देखिए हमारे, अब हम लोग देख लेते हैं कि डायबिटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। डायबिटिक्स में कौन कौन सी क्लास की ड्रग होती हैं। देखिए डायबिटिक्स में हमारा थायराइड हो गया, लूप डायबिटिक्स हो गया, पोटेशियम स्पेयरिंग हो गया, ठीक है, ये हमारे होते हैं। एक हमारा ऑस्मोटिक डायबिटिक्स भी होता है, ठीक है। अब हमारे जो थायराइड डायबिटिक्स होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो डीसी पे, मतलब वो हमारा काम करते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करते हैं कौन से, थायराइड्स। अब थायराइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, उसमें होती है हाइड्रोक्लोरथायराइड और दूसरा है क्लोरथैलिडॉन, ये हमारे डीसी पे, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर काम करती हैं। एक होता है हमारा लूप डायबिटिक्स। लूप डायबिटिक्स में दो ड्रग आती हैं, फ्यूरासिमाइड, टोरासिमाइड। ये कहाँ काम करती हैं, थिक असेंडिंग लिम्ब पर काम करती हैं, ठीक है। असेंडिंग लिंक भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दूंगा, ठीक है। ठीक, आप सिंपल से याद रखिए, फ्यूरासिमाइड जो होते हैं वो असेंडिंग लिंक मतलब चढ़ती हुई पे काम करते हैं, ठीक। ठीक असेंडिंग लिंक, असेंडिंग लिंक ये किसका पार्ट होता है, ये हमारा पीसीटी का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्पाइनो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स होती हैं, उसमें आती है स्पाइनोलेक्टान और इपीलेरेनॉन, ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती हैं। ये एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होती हैं, ये एडीएच को सप्रेस करती हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे डायबिटिक्स काम करते हैं। अब मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि पार्ट क्या क्या होते हैं। देखिए हमारी जो किडनी होती है, उसमें समझिए सिंपल सा 3-4 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, दूसरा होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है डीसीटी, ठीक, और चौथा होता है कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट, सिंपल सा आप समझिए। ग्लोमेरुलस होता है बोमेन, जहाँ पर बोमेन कैप्सूल और वो ब्लड वेसल्स मिलकर बनाती हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, एक डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एक कलेक्टिंग डक्ट। इन्हीं तीनों पर, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इन्हीं तीनों पर हमारी डायबिटिक्स काम करती हैं और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। मैंने आपको बता दिया थायराइड हमारी कहाँ का, डीसीटी पे करती हैं। लूप डायबिटिक्स जो हमारा पीसीटी का असेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट होता है वहाँ पर काम करती हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स जो होते हैं वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अब पीसीटी के भी दो पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब होता है और एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक। तो जो हमारी लूप डायबिटिक्स हैं वो हमारी असेंडिंग लिम्ब, जो चढ़ती हुई लिम्स है उस पर काम करती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं। मैंने आपको मेन कौन से बता दिया, देखिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, मैंने कौन कौन से बताया। मैंने आपको एस इनहिबिटर बताया, मैंने आपको एआरबी बताया, मैंने आपको कैल्शियम चैनल बताया, मैंने आपको डायबिटिक्स बताया और कुछ, हाँ इतनी मैंने आपको बताया, ठीक। अब कुछ अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जैसे क्लोनिडीन और हाइड्रोलाजीन। क्लोनिडीन कैसे काम करती है, ये हमारे सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट होती हैं, रिड्यूस करती हैं सिम्पटोमाइमेटिक आउटफ्लो को बढ़ाती हैं, ठीक। ये जनरली जब डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं अगर उनको प्रॉब्लम्स होती है हाइपरटेंशन की, तो क्लोनिडीन का को ये क्लोनिडीन और टेलमिसार्टन इन सबका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोलाजीन क्या करती हैं, ये डायरेक्ट आर्टरियो वैसोडाइलेटर होती हैं। हाइड्रोलाजीन हमारी डायरेक्ट क्या करती हैं, आर्टरीज को वैसोडाइलेट कर देती हैं, मतलब उसको फैला देती हैं। ये इस तरह से अदर काम करती हैं ड्रग्स, ठीक। एक है सोडियम नाइट्रोक्साइड, मिनॉक्सिडिल और सोडियम हाइड्रो, अदर्स में क्लोनिडीन हो गया, हाइड्रोलाजीन हो गया, मिनॉक्सिडिल हो गया और सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये भी जो हमारा हाइड्रोलाजीन होता है वो डायरेक्ट आर्टरियो वैसोडाइलेटर होता है। जो हाइड्रोलाजीन होता है वो डायरेक्ट आर्टरियल वैसोडाइलेटर होता है और जो हमारा मिनॉक्सिडिल होता है वो पोटेंट आर्टरियो वैसोडाइलेटर होता है, ठीक। लेकिन आजकल जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल का यूज़ हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव में नहीं करते हैं, बल्कि इसका यूज़ हम लोग आजकल, बनाया तो ये हाइपरटेंसिव के लिए था, लेकिन आजकल हम लोग इसका ज़्यादातर यूज़ अपने बालों में, एलोपेशिया जिसमें बाल लोगों के झड़ते हैं उसमें ज़्यादातर इसका यूज़ होने लगा है, ठीक है। और है सोडियम नाइट्रोक्साइड। सोडियम नाइट्रोक्साइड क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है, कैसे, जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड उसको रिलीज कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज होता है तो हमारी ब्लड सेल्स में क्या होता है, उसका वैसोडाइलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। ये हमारी एक डिजीज़ हो गई कि एंटी हाइपरटेंसिव में सारी ड्रग्स हमने देखी। अब हमारा जो दूसरी डिजीज़ है हार्ट में कौन सी हो सकती है, वो है एंजाइना। मैंने आपको बताया था एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना में आप सिंपल सा बस याद रखिए कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि भाई देखिए हमारे सेल्स को क्या चाहिए, हमारे सेल्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही चाहिए। तो जब हमारा ब्लड पंप होता है, ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में पंप होता है, तो भाई न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू जाता है और साथ में ऑक्सीजन और CO2 का भी एक्सचेंज होता है। तो जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है और हमारे बॉडी में डिमांड ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, तब ये एंजाइना की कंडीशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और एंजाइना में क्या होता है, हमें चेस्ट पेन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग एंजाइना बोलते हैं।
तो क्या होता है इसमें, ये किस लिए होता है, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में। जितनी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना इसमें क्या होता है, हमें पेन होता है, चेस्ट पेन। अब इसमें हम लोग कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं एंजाइना में, तो एक है नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट या मोनोनाइट्रेट। नाइट्रोग्लिसरीन को क्या करते हैं हम लोग अपनी जीभ के नीचे रख लेते हैं और ये तुरंत रिजॉल्व होकर के अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट या मोनोनाइट्रेट ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर किसी को एंजाइना की प्रॉब्लम है। अगर तुरंत एक्शन देखना है तो उसके लिए हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी है बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक क्या हो गई, पहली तो हमारी हो गई नाइट्रोग्लिसरीन वाली और आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट एंजाइना में। सेकंड जो हमारी है वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके हम लोग वेनोडाइलेशन या वैसोडाइलेशन का काम करते हैं, ठीक है, आर्टरीओडाइलेशन वैसोडाइलेशन का। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है, इसमें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, इंक्रीज CGMP, साइक्लिक GMP बढ़ता है, उससे क्या होता है, वेनोडाइलेशन होता है, ठीक है, और आर्टेरियल डायलेशन दोनों होता है, ठीक है, वेनो और आर्टेरियल दोनों का डायलेशन होता है। सिंपल समझिए, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर पर ब्लॉक कर देते हैं और कैल्शियम चैनल को भी साथ में ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रग है रोनेलाजिन। ये स्पेसिफिक आप इसको ध्यान रखिएगा, आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में बनी हुई है रोनेलाजिन, ठीक। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है लेट सोडियम करंट को, रिड्यूस करती है कैल्शियम ओवरलेट को, और ये इंप्रूव करती है मायोकार्डियल रिलैक्सेशन यूज्ड इन क्रॉनिक एंजाइना। जब ज़्यादा लंबे समय तक किसी को एंजाइना की प्रॉब्लम होती है तब ये रोनेलाजिन का यूज़ करते हैं। ये हमारे सोडियम को भी ब्लॉक करती है और कैल्शियम को ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट डिजीज़ हो गई एंटी एरिथमिक ड्रग। एरिथमिया क्या होता है, हमारी हार्ट रेट का घटना या बढ़ना, मतलब घटना या बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे हार्ट में, और या फिर बहुत कम हो गया। बढ़ने और घटने की जो गति है उसी को हम लोग एरिथमिया बोलते हैं। मतलब कोई फिक्स नहीं है, जैसे हर चीज़ का एक मिनिमम ऑप्टिमम बैलेंस होता है, ठीक है, ना तो हमको उसके ऊपर रहना है ना तो उसके नीचे रहना है। एरिथमिया में क्या होता है, कभी हो सकता है ऊपर चला जाए, कभी नीचे चला जाए, कभी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो कभी धीरे धीरे। तो इससे क्या हो सकता है हमारे ब्लड में, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिथमिया। और इसको रोकने के लिए हम लोग जो दवा यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटी एरिथमिया। अब एंटी एरिथमिया में कौन कौन सी ड्रग है, वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड है बीटा ब्लॉकर, थर्ड है हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, और फोर्थ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और फिफ्थ है मिसलेनियस ड्रग्स, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोडियम चैनल क्या करता है, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके अपना एक्शन दे सकते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें आती है क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, एक मिनट में इसको जूम कर देता हूँ, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, इसमें आपकी क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड फर्स्ट ए, सेकंड बी में आता है, फर्स्ट बी में हमारा आता है लिडोकेन, फेनाटोइन, थर्ड सी में आता, मतलब फर्स्ट सी में आता है फ्लिकेनामाइड, प्रोपोफेन, ठीक। एक्चुअली ये फेज़ में होते हैं, एंटी एरिथमिया में क्या है, फेज़ है, तो उसी फेज़ की ड्रग्स दी हुई है, ठीक है। तो पहला फेज होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर, तो पहले फेज में फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी में इसको क्लासीफाई किया गया है। ये सब सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपना काम करती हैं। तो फर्स्ट ए में क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड आता है, सेकंड बी में लिडोकेन, फेनाटोइन आता है, फर्स्ट सी में फ्लिकेनाइड और प्रोफेन आता है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारी होती है वो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। ये क्या करती हैं, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती हैं। आपको मैंने उसमें भी बताया था एंटी हाइपरटेंसिव में। इसमें कौन कौन सी, मेटोप्रोलाल, कौन कौन सी ड्रग आती हैं इसमें आती हैं अपनी मेटोप्रोलाल, प्रोपेनलॉल और इस्मोलॉल, ठीक। ये तीनों काम करती हैं। नेक्स्ट जो हमारी होती हैं वो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ये हमारे पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके अपना काम करती हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन कराती हैं। एक मिनट, बीटा को हो गया, मेटोप्रोलाल हो गया, अपना नेक्स्ट हो गया पोटेशियम चैनल हो गया। इसमें कौन कौन सी ड्रग है, इसमें इमिड्रॉन, डोरेंड्रॉन, सोटालाल और डोफेटिड। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर जो सोटालाल कैटेगरी की ड्रग है वो सेकंड में भी गिनी जाती है और थर्ड में भी गिनी जाती है, ठीक है। मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताना हूँ, कभी कभी पूछा जाता है कौन सी ऐसी किस क्लास की ऐसी ड्रग है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों में आती है, ठीक है। अब लिख क्या पता ऐसे पूछा जाए कि कौन सी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है जो कि सेकंड और थर्ड क्लास दोनों में आती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वो सोटेलाल ऐसी ड्रग है जो सेकंड में भी आती है और थर्ड में भी आती है। नेक्स्ट हमारी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल में एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा, एस नोड और एबी नोड का जो कंडक्शन है उसको कम किया जाएगा, ठीक है, घटा दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसके ड्रग है वरापामिल और डेल्डियाजम, ठीक, ये दो ड्रग हो गई। फिर हमारा मिसलेनियस में एडिनोसिन और डिजॉक्सिन, ये सब कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होती हैं।
नेक्स्ट हमारा जो डिजीज़ है वो है ड्रग्स फॉर हार्ट फेल्योर, मतलब कार्डियक हार्ट फेल्योर, CHF। ठीक, क्या है CHF, कार्डियक हार्ट फेल्योर। इसमें हमारा गोल क्या होता है, रिड्यूस करते हैं प्री लोड को और आफ्टर लोड को। इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे, मॉड्यूलेट करेंगे न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन के थ्रू। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारी जो हार्ट होती है उस मसल्स क्या होती है, उसमें जो धड़कना उसका होता है, कॉन्ट्रैक्शन वो रिलैक्सेशन होता है, वो घट जाता है। ठीक है, हार्ट वाल की जो मसल्स होती हैं सडनली धड़कना एक तरह से समझिए बंद कर देती हैं, तो उसको हम लोग कार्डियक हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब इसमें CHF में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, तो इसमें हमारी ACE इनहिबिटर काम करती हैं, ARB काम करती हैं और बीटा ब्लॉकर्स काम करती हैं। साथ में डायरेटिक्स भी दे देते हैं, डायरेटिक्स दे दिया, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हैं और डिजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का यूज़ करते हैं। साथ में कुछ और ड्रग्स हैं जैसे इवाप्रेडिन हो गया और सेक्यूबिल्ट्रिल या साथ में प्लस वेलसाइटन। इतनी ड्रग्स हम लोग क्या करते हैं, CHF में यूज़ करते हैं। मैंने आपको पिछले इसमें वीडियो में बताया था कि एस इनहिबिटर में कौन सा थी, जितनी प्रिल वाली होती है, नालाप्रिल, लिसनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, ठीक है, रेमिप्रिल, और ARB में वेलसाइटन, कैंडेसाइटन, टेमिसाइटन, लोसाइटन, ये सारी ड्रग। बीटा ब्लॉकर्स में आपको मेटोप्रोलाल, बिसोप्रोलाल, कार्बिडोल। मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, ये जो होती हैं बिसोप्रोलाल, कार्बिडोल, ये नॉन सेलेक्टिव होती हैं। ठीक है, और इसी में जो और कैटेगरी है डायरेटिक्स मैंने आपको बताया था, हम लोग फ्यूरासिमाइड का यूज़ करते हैं, टॉरेसिमाइड का यूज़ करते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स या फिर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट उसी को बोलते हैं। उसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग्स हैं, स्पाइरोलेक्टान हो गया, इपिलरान हो गया, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड में अपना एक अकेला है डिजॉक्सिन। ठीक, अब आपको मैं यहाँ पर डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म सिंपल से याद रखिएगा कि ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, सोडियम पोटेशियम ATPase को। और क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ATPase को इनहिबिट कर देता है, तो जो हमारे कैल्शियम का मैंने आपको बताया था ना, जो अंदर जाता है सेल्स में कैल्शियम, उसको ये बढ़ा देता है। जब वो अंदर जाएगा कैल्शियम, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा हार्ट जो है एक्ट वर्क करने लगेगा। ठीक है, इसी कॉन्ट्रैक्टिव को हम लोग पॉजिटिव एनोट्रोपिक वैल्यू बोलते हैं। सिंपल से मैंने आपको बता दिया, सोडियम पोटेशियम ATPase को इनहिबिट करके कैल्शियम चैनल के इंक्रीज को बढ़ा देता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से अपना डिजॉक्सिन काम करता है। नेक्स्ट इवाप्रेडिन है और है सेक्यूबिल्ट्रिल और वेलसाइटन। नेक्स्ट हमारा जो है, अब और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम्स है, अगर हमारे रक्त का थक्का है, कहीं कुछ हो रहा है, जम रहा है, तो हम लोग कुछ एंटीकोगुलेंट्स का भी यूज़ करते हैं। अभी हम क्योंकि हम लोग अपना मतलब कार्डियोवास्कुलर पढ़ रहे हैं, तो साथ में इन सब टॉपिक्स को भी इसी में पढ़ लेंगे। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं, कोगुलेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले, फिर मैं बताता हूँ एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं। कोगुलेंट्स का मतलब जो थक्का, जो रक्त का थक्का होता है, कहीं पर हमें चोट लग गई है, कहीं भी अंदर मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, तो जो रक्त का थक्का बनाते हैं उसको हम लोग कोगुलेंट्स बोलते हैं। और जो रक्त का थक्का बनने को रोकते हैं, मतलब उसको घोलते हैं एक तरह से समझिए, उसको हम लोग एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोगुलेंट नहीं एंटीकोगुलेंट पढ़ेंगे कि अपना कैसे काम कर सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग होती हैं उसमें। तो हमारे एंटीकोगुलेंट्स में जो ड्रग्स होती हैं वो होती है, पहला हिपैरिन हो गया, दूसरा लो मॉलिकुलर वेट ऑफ हिपैरिन। ठीक, अब ये काम कैसे करती हैं, ये एक्टिवेट करती हैं एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को, हिपैरिन जो होती है, और इनहिबिट करती हैं थ्रोम्बिन सेकेंड ए एंड फैक्टर 10A को। इस तरह से अपना काम करती हैं। लो मॉलिकुलर वेट ऑफ हिपैरिन में आता है इनोक्सापैरिन। आप बस सिंपल सा एंटीकोगुलेंट्स में कुछ मत याद रखिएगा कैसे क्या काम करता है, बस आप सिंपल से याद रखिएगा उनके एग्जाम्पल्स। आजकल ये एंटीकोगुलेंट्स जब भी पूछेगा तो वो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, क्योंकि आप अगर याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। हिपैरिन में सिंपल से याद रखिए कि एक्टिवेट करता है एंडोथ्रोम्बिन थर्ड को और इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन सेकेंड ए और फैक्टर 10A को। ठीक, लो मॉलिकुलर में क्या होता है, इनहिबिट करता है फैक्टर 10A को, किसकी, मोर देन सेकेंड ए की तुलना में सबसे ज़्यादा फैक्टर 10A को ही वो इनहिबिट करता है। इस तरह से ये दोनों अपना एक्शन देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये जो हिपैरिन होता है, ये क्या होते हैं, ये हम लोग मतलब आप समझिए हिपैरिन क्या देते हैं, हिपैरिन को हम लोग IV यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ओरल एंटीकोगुलेंट की बात करेंगे, जो हम लोग मुख में खाते हैं। ठीक, उस वो कौन से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो उसमें हमारा पहला है वारफेरिन। ठीक है, ये क्या होता है, ये विटामिन के का एंटागोनिस्ट होता है, ये इनहिबिट करता है बहुत सारे फैक्टर्स। मैंने आपको मतलब आपको अगर पहले अपने पढ़ा होगा अपने बी फॉर्म या डी फॉर्म में, तो 13 फैक्टर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे ब्लड को जमाने में, मतलब कोगुलेट करने में, रक्त का थक्का बनाने में। एंटीकोगुलेंट्स उन्हीं फैक्टर्स को रोक करके अपना एक्शन शो करते हैं, बस इतना सिंपल सी बात है। तो वारफेरिन क्या करते हैं, ये विटामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं और ये इनहिबिट करते हैं फैक्टर सेकंड को, फैक्टर 7 को, फैक्टर 9 को और फैक्टर 10 को। ठीक, इसको इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि विटामिन के का एंटागोनिस्ट कौन होता है, तो सिंपल से याद रखिएगा वारफेरिन होता है। विटामिन के का काम करता है, विटामिन के जो होता है वो कोगुलेंट का काम करता है, वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जब थोड़े कुछ दिन बाद या उसी समय उनको विटामिन के का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। सेकेंड है हमारा डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है,
क्या है, डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट फैक्टर 10A को इनहिबिट कर देते हैं। अब इसमें यहाँ 2 ड्रग्स दी हुई हैं, ये है रिवोरेक्साबोन और इपेक्साबेन और डेबिगेट्रेन। 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर दिखाई कम दे रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर से, देखिए कैटेगरी है ये, डायरेक्ट ओरल एक्टिंग एंटीकोगुलेंट, ठीक। तो उसमें एक होता है डायरेक्ट फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है, उसका एग्जांपल है रिवोरेक्साबोन और इपेक्साबेन। और एक होता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है, उसका एग्जांपल होता है डेबिगेट्रेन, ठीक। अब एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। अब एंटीप्लेटलेट्स में क्या है, एंटीप्लेटलेट्स का मतलब है जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लेटलेट्स हमारी रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। जो एंटीप्लेटलेट्स होती हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स होती हैं जो रक्त का थक्का रोकती हैं, मतलब उसे जमने में रोकती हैं, बनाने से रोकती हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ड्रग है। उसमें है अपना एस्प्रिन, एस्प्रिन हो गई, क्लोपिड्रेगल हो गया, टिकाग्लोर हो गया, एवेक्सीवैब, इप्टीफेप्टिव और टीरोफिनेब, ठीक है। ये सारी ड्रग्स एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स होती हैं। आप जिसमें से आपको एस्प्रिन और क्लोपिड्रेगल याद रखना है। एस्प्रिन कैसे काम करती है, एस्प्रिन इरिवर्सिबली जाती है और इनहिबिट करती है कॉक्स-1 को, ठीक। कॉक्स-1 इनहिबिट होता है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है वो बनना बंद हो जाता है। इस तरह से अपना एस्प्रिन एक्ट करती है। क्लोपिड्रेगल या टिकाग्लोर कैसे काम करता है, ये हमारे P2Y12 ADP रिसेप्टर पर जाकर इसका एंटागोनिज्म करता है, ठीक है। उससे बाइंड हो जाता है और एंटागोनिस्ट की तरह अपना काम करता है। जो टिरोफिबैन है, इविक्सीमैब है, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड और थर्ड इनहिबिटर का काम करती हैं, उसके थ्रू अपना एंटीप्लेटलेट एक्शन देती हैं। आप एस्प्रिन का जरूर याद रखिएगा और क्लोपिड्रेगल का। एडीपी, क्लोपिड्रेगल का आप याद रखिएगा, एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। कौन सा रिसेप्टर होता है, P2Y12, ठीक। और एस्प्रिन कैसे काम करता है, इनहिबिट करता है कॉक्स-1 को। कॉक्स-1 का जब इनहिबिशन होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 भी इनहिबिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हो गई, ठीक। अब हमारा हो गया लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, जो हमारे लिपिड, जो हमारा फसा, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, ठीक। उसकी ड्रग्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। उसमें हमारा हो गया अपना स्टैटिन्स, जिसको हम लोग HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर बोलते हैं। फाइब्रेट्स हो गया, एजिटिमिब हो गया और बाइल एसिड सब्स्टिट्यूटेंट्स हो गया, और एक ये PCSK9 इनहिबिटर हो गया। ये ड्रग्स होती हैं, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं। अब ये काम कर सकते, कैसे स्टैटिन काम कर सकते हैं, इसमें हमारा कौन कौन सी ड्रग आती है, एटोरवास्टेसिन, रोजुवास्टेसिन, सीमवास्टेसिन। यहाँ पर जो सीमवास्टेसिन होती है वो प्रो ड्रग होती है, ठीक है। फाइब्रेट्स, फाइब्रेट्स क्या होते हैं, फाइबर को रोकते हैं, ठीक है। इसमें अगर फिनोफाइब्रेट हो गया, जेमीफाइब्रोजिल हो गया, इजिटिमिब, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब हमारा स्टैटिन्स काम कैसे करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को लीवर में, किसके थ्रू, HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम का इनहिबिट कर करके, ठीक। एग्जांपल्स मैंने बता दिए। फाइब्रेट्स क्या करते हैं, ये PPR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, इंक्रीज करते हैं लिपिड प्रोफाइल लोअरिंग को, ठीक है। और क्या बढ़ाते हैं हमारे में, हाई HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल को बढ़ाते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल को बढ़ाते हैं, HDL को बढ़ाते हैं, ठीक। लो एक होता है LDL, VDL और HDL। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, VLDL और LDL जो होता है हमारे लिए खराब होता है। तो हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपना कोशिश करना चाहिए कि HDL बढ़े, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़े। अगर हमारी बॉडी में LDL या VDL बढ़ता है तो उससे हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, फाइब्रेट्स बता दिया, एजिटिमिब बता दिया, स्टैटिन्स बता दिया, HMG-CoA रिडक्टेज वाले। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है बाइल एसिड सब्स्टिट्यूटेंट्स। ये बाइल जो हमारे लीवर से बाइल निकलता है, सिक्रेट होता है और स्टोर होता है गॉलब्लैडर में, वो जब हमारे वसा को तोड़ते हैं उसके थ्रू ये काम करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, बाइंड करता है बाइल एसिड से, इंटरप्ट करता है इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन को, फिर तंत्र को बांधते हैं और उसके संचरण को बाधित करते हैं। बाइल एसिड सब्स्टिट्यूटेंट्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें आती है कोलेस्टाइरामिन और कोलेसेवैलम, जिसमें से आपको कोलेस्टाइरामिन याद रखना है। आप कोलेसेवैलम भूल भी गए, कोई बात नहीं, कोलेस्टाइरामिन याद होना चाहिए। लास्ट कोई कैटेगरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दिया हुआ है, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। PCSK9 इनहिबिटर, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, ये क्या करती है, इंक्रीज करती हैं LDL रिसेप्टर रिसाइक्लिंग को, ठीक है। बार बार उसको रिसाइकल होता रहता है। बस आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ कि उसमें क्या क्या याद रखना है। इसमें आपको स्टैटिन्स का याद रखना है, HMG-CoA रिडक्टेज को, उस क्लास की ड्रग याद रखनी है, फाइब्रेट्स याद रखना है, फिनोफाइब्रेट, जेमीफाइब्रोजिल, HMG-CoA रिडक्टेज में एटोरवास्टेसिन, रोजुवास्टेसिन, और नेक्स्ट में आपको बाइल एसिड सब्स्टिट्यूटेंट्स, कोलेस्टाइरामिन, इसको इतना याद रखना है, यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग देख लेना इसको क्या क्या है। फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव में कौन सी ड्रग यूज़ करती है, ACE इनहिबिटर, ARB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायरोडायरेटिक्स, ठीक, जनरल पॉपुलेशन पे। मैंने आपको बताया था इस इनहिबिटर का यूज़ नहीं करते हैं अगर पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम, क्योंकि बेडोकाइनिन का लेवल बढ़ाता है, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसलिए हम लोग कफ के समय में यूज़ नहीं करते हैं। नाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, कब, जैसे कुछ लोग, अगर जैसे सिल्डेनाफिल का क्या होता है, PDE5 इनहिबिटर होता है ये जनरली, जिसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, पेनिस, वो लोग सिल्डेनाफिल का यूज़ करते हैं। मगर अगर उन्होंने साथ में नाइट्रेट्स ले लिया तो क्या होता है, उसमें सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब काफ़ी समय तक सीवियर हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी गिर जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी सिल्डेनाफिल कैसे काम करती है, वो ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करती है, उसमें ब्लड भर जाता है, जब ब्लड भर जाता है तो वहाँ पर इरेक्शन होता है, ठीक, इस तरह से काम करती हैं।
क्योंकि वेसल्स को डायलेट करती हैं, और नाइट्रेट्स भी जाकर वेसल्स को डायलेट कर देंगे, तो पता चला दोनों जाकर के एक ही इफेक्ट देंगे, वो क्या है, वैसोडाइलेशन। और जब बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेशन होगा तो हमारा प्रेशर गिर जाएगा, इसलिए दोनों के एक साथ में नहीं लेना चाहिए। बाकी और कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मेट्रोडॉन, एडिनोसिन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, बस नहीं भी करेंगे तो कोई भी बात नहीं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए जो समय इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। जैसे स्टैटिन है, ये कब देते हैं, नाइट या इवनिंग के टाइम, क्योंकि इस समय ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का हाईएस्ट होता है, ठीक है, नाइट में। अगर एंटी एस्पिरिन का देखिए, एंटीप्लेटलेट इफेक्ट कितने एमजी देता है, 75 से 100 mg, ठीक, ये भी याद रखिएगा, रख सकते हैं, बस इतना बहुत है, ठीक है। स्पाइनोलेक्टान का देख लीजिए कि ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्टिक होता है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होता है। काश क्या करता है, ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो गायनेकोमास्टिक या कहा जा सकता है। जो मैंने की पॉइंट्स में दो तीन पॉइंट बनाते हैं बताया है आपको अंडरलाइन करके, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग अपना MCQ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना 30 MCQs रहने वाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एस इनहिबिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस इनहिबिटर इसमें से कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है लोसार्टन, एनालाप्रिल, एम्लोडिपिन और मेटोप्रोलाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनालाप्रिल, पेप्टोप्रिल, जिसमें भी प्रिल आएगा वो सब एस इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर इज, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर इज, कौन सा हमारा एडवर्स इफेक्ट एस इनहिबिटर का क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, प्रतिकूल प्रभाव कौन कौन सा है। हाइपरकैलेमिया मतलब हमारे कैल्शियम लेवल का बढ़ना, ड्राई कफ है, एंजियोडीमा मतलब फ्लूइड, पानी समझिए फ्लूइड का हमारे शरीर में स्किन के नीचे इकट्ठा होना, या फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था एस इनहिबिटर हमारे कब यूज़ नहीं किए जाते हैं, अस्थमा की कंडीशन में, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को बढ़ाते हैं। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, हमारे शरीर में कफ को कॉज कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ड्राई कफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लासेज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डज नॉट कॉज ड्राई कफ, कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है जो कि ड्राई कफ नहीं कॉज करती है। एस इनहिबिटर, ARB, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, 4 कैटेगरी की है। तो एस तो काज करता है, बाकी अब 3 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ARB जो होती है वो ड्राई कफ कॉज नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटोटाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट काज रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया विथ शॉर्ट एक्टिंग फॉर्म, वरापामिल, डेल्टिएजम, नेफिडिपिन या एम्लोडिपिन, कौन सा प्रोटोटाइप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, दैट क्या काज करता है, क्षिप्र हृदयता, रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ना, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का गिरना। तो इसमें पूछा है कौन सी ऐसी शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ड्रग है जो कि ट्रैकीकार्डिया हमारे हार्ट रेट को बढ़ाती है। तो शॉर्ट एक्टिंग पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है नेफिडिपिन। नेफिडिपिन हमारी शॉर्ट एक्टिंग होती है और ट्रैकीकार्डिया काज करती है, ठीक है, और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। कौन सी कैटेगरी की, डाइहाइड्रोपैरिडीन कैटेगरी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच बीटा ब्लॉकर इज कार्डियो सेलेक्टिव, बीटा 1 सेलेक्टिव होता है और सेफर होता है अस्थमा में। मैंने आपको बताया था, बताइए कौन कौन सा है, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलाल, पिंडोलॉल या कार्बिडोलॉल। जो सेलेक्टिव बीटा 1 में कौन होगा, मेटोप्रोलाल, ये हमारी अस्थमा में सेफ होती है। नेक्स्ट है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोटेंसिव इमरजेंसी दैट रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ करते हैं और क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करता है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसी में बच्चे फंसते हैं। यहाँ पर दिया है आपके सामने हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोक्साइड और क्लोनिडीन, बताइए इसका जो राइट आंसर है, नाइट्रिक ऑक्साइड को कौन करता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, वो होता है सोडियम नाइट्रोक्साइड। मिनॉक्सिडिल हम लोग बालू में यूज़ करते हैं, हाइड्रोलाजिन एट्रियोवेलम राइल्टर होता है, और क्लोनिडीन का भी यूज़ नहीं करते हैं। हाइपरटेंसिव में हम लोग सोडियम नाइट्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन यूज फॉर किसके लिए, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, एक्यूट एंजाइनल अटैक, हार्ट फेलियर मेंटेनेंस या कार्डियक एरिथमिया। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो किस कंडीशन में कर सकते हैं, वहीं करेंगे जहाँ पर हमको अटैक आएगा। भाई कार्डियक एरिथमिया, हार्ट फेलियर मेंटेनेंस और क्रॉनिक हाइपरटेंशन के लिए तो और भी ड्रग्स हैं, लेकिन किसी को अटैक आया हुआ है एंजाइना का, तो उसको हम लोग सबसे पहले उसके जीप के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन को रख देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंटी एरेथमिक ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव बट हैज़ हाई टॉक्सिसिटी, मोस्ट इफेक्टिव बट हैव हाई टॉक्सिसिटी, कौन सी एंटी एरेथमिक ड्रग है, इफेक्टिव तो है बहुत लेकिन हाई टॉक्सिसिटी है, इंक्लूडिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, हमारे लंग्स में फाइबर्स बनाती है या थायराइड को डिस्फंक्शन करती है। 4 ड्रग्स हैं, लिडोकेन, एमिड्रॉन, वरापामिल और एडिनोसिन। इसका जो राइट आंसर है वो होता है एमिड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैराक्सीसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, PSVT इज, ड्रग ऑफ चॉइस PSVT, पैराक्सीसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, इसमें हम लोग कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग प्रोपेनोलॉल, वरापामिल इसका यूज नहीं करते हैं, एडिनोसिन, इन्हीं दोनों में से कोई एक है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है एडिनोसिन। PSVT में याद रखिएगा डैश ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, एडिनोसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। मैंने आपको बताया था एंटीप्लेटलेट में एक होता है डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट काम करता है, ठीक।
दोनों बताया था, एक डायरेक्ट एक थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहा था और एक फैक्टर को इनहिबिट कर रहा था। तो यहाँ पर थ्रोम्बिन इनहिबिटर पूछ रहा है। अब देखिए, क्योंकि ये थ्रोम्बिन इनहिबिटर है इसलिए वारफेरिन और हेपेरिन को हटा दीजिए। अब बचा रिबोरेक्साबोन और डेबिगेटर, इन्हीं दोनों में से आंसर है। तो हमारा इसका आंसर होता है डेबिगेटर। डेबिगेटर जो होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडॉट फॉर वारफेरिन ओवरडोज। अगर वारफेरिन का ओवरडोज हो जाए, वारफेरिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है। कैसा होता है, ओरल एंटीकोगुलेंट होता है। तो इसमें हम लोग कौन सा एंटीडॉट देते हैं, विटामिन के का देंगे, प्रोटामिन सल्फेट देंगे, या फिर डायरी क्यूमैब वो देंगे, या एडिनक्सिनोलेट अल्फा देंगे। ये दो ऑप्शन लास्ट के नहीं है, ऊपर के दो ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। प्रोटामिन सल्फेट होगा या विटामिन के होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीप्लेटलेट ड्रग इरिवर्सिबली इनहिबिट्स COX-1A एंड यूज्ड फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इंफारेक्शन MI। कौन सी एंटीप्लेटलेट इरिवर्सिबल इनहिबिट करती है COX-1 को, क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन, टिकाग्लोर और इमिक्सिमैब। इसका राइट आंसर होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन हमारे COX-1 को इनहिबिट करती है, ठीक है, और मायोकार्डियल इंफारेक्शन में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग क्लास फॉर लोअरिंग LDL कोलेस्ट्रॉल। जो LDL को कम करती है, कौन सी इफेक्टिव ड्रग है जो हमारे लिपिड प्रोफाइल को लोअर करती है। फाइब्रेट्स, स्टैटिन, इजिटिमिब, बाइलेसिड सस्कुटराइन। सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो हमारे होते हैं स्टैटिन्स, HMGO CO रिडक्टेज इनहिबिटर। क्या होते हैं स्टैटिन्स, HMG CO रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक दैट आल्सो एक्ट एज एन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। हमारे एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होते हैं कौन सी, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में। कौन सी डायरेटिक्स का पार्ट है ये, उसमें आपको क्या पूछ रहा है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स पूछ रहा है, और साथ में वो कौन सा है जिसको एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड को, फ्यूरासेमाइड को, स्पाइरोलेक्टान को, एमाइलोराइड को। तो जो हमारा स्पाइरोलेक्टान होता है उसी को एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट बोलते हैं, और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है। बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इनहिबिशन करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज का, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, या एक्टिवेशन करता है एडिनाइल साइक्लेज का। तो इसका राइट आंसर है, जो डिजॉक्सिन होता है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज को, ठीक। इस तरह से अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज लूप डायरेक्टिव कॉमनली यूज्ड इन हार्ट फेलियर। कौन सा ऐसा लूप डायरेक्टिव है जो कि कॉमनली कहाँ यूज किया जाता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में यूज किया जाता है। क्लोरथैलिडॉन है, या फ्यूरोसिमाइड है, स्पाइरोलेक्टान है, या मेट्रोजोलाजोन। क्या है, मेटोलाजोन। लूप डायरेक्टिव है और हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है, तो वो है उसका आंसर फ्यूरासिमाइड। फ्यूरासिमाइड लूप डायरेक्टिव होता है। कैसा होता है ये हमारे कहाँ पर काम करता है, ये हमारे PCT के असेंडिंग लिम्ब पर काम करता है, ठीक है। द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाजीन दैट लिमिट्स इट यूज इज। मेन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है हाइड्रोलाजीन का, जो कि इसके यूज को, उपयोग को सीमित करता है, बताइए। हाइपरट्राइकोसिस, लप्स लाइक सिंड्रोम, ड्राई कफ, या ब्रेडिकार्डिया। तो हाइड्रोलाजीन का जो मेन एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है लप्स लाइक सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है हाइड्रोलाजीन का, इसका होता है लुप्स लाइक सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट स्लो हाइड्रेट। मैंने आपको बताया था दो होती है, एक डाइहाइड्रोपायरिडीन होती है, एक नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन होती है। नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन मैंने आपको दो एग्जांपल बताया था। देखिए, एक होता है एम्लोडिपिन, ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, निफिडिपिन ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया। तो ये सब हो गया डाइहाइड्रोपायरिडीन्स। फेलोडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ये सब डाइहाइड्रोपायरिडीन्स। तो बचा क्या हमारा, वेरापामिल। वेरापामिल जो होता है ये नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन होता है। साथ में एक और ड्रग थी, उसका क्या नाम है, डेल्टीएजम, ठीक। दूसरी ड्रग क्या है, डेल्टीएजम। ये दो ड्रग्स होती हैं वो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स होती हैं। नेक्स्ट है, द INR मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर विच एंटीकोगुलेंट। INR मॉनिटरिंग जो होती है किस एंटीकोगुलेंट के लिए होती है, रिवोरेक्साबोन, इनोक्सापैरिन, वारफेरिन, या डेबिगेट्रन के लिए। जनरली वैसे तो ये होती है वारफेरिन के लिए हम लोग INR मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक। वैसे आपसे इतना कठिन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अब हम लोग MCQ इसलिए ऐसा बना रहे हैं कि थोड़ा हार्ड ही रहे, क्योंकि ईजी वाले तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज P2Y2 इनहिबिटर यूज्ड इन डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। मैंने आपको बताया था कि P2Y2 को कौन इनहिबिट करके अपना काम करता है, एस्पिरिन, क्लोपिडेग्रोल, हेपेरिन, या इप्टीफिप्टेबिन। तो मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा, P2Y12 रिसेप्टर पर हमारी क्लोपिडेग्रोल ड्रग होती है, वो काम करती है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिनॉक्सिडिल व्हेन गिव ओरली इंक्लूड्स। मिनॉक्सिडिल का एडवर्स इफेक्ट क्या है जब हम लोग उसको ओरली देते हैं।
जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है। हाइपरट्राइकोसिस हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। डाइट कफ होता है, लूप्स लाइक सिंड्रोम होता है। तो हमारा जो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है हाइपरट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग जो बीटा ब्लॉकर, वो बीटा ब्लॉकर है, साथ में इंट्रेंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है। वो प्रोपेनोलॉल में होती है, एटिनोलॉल में होती है, पिंडोलॉल में होती है, या फिर मेटोप्रोलॉल में होती है। तो बीटा ब्लॉकर प्रॉपर्टी के साथ में IS से इंट्रेंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है अपने में पिंडोलॉल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ हिपैरिन, कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि हिपैरिन के इफेक्ट को रिवर्स करता है? यहाँ पर विटामिन के है, प्रोटामिन सल्फेट है, इडेरिजुमैब है, या फिर इंडेक्सेनेट अल्फा है। मैंने आपको बताया था वारफेरिन का एंटागोनिस्ट विटामिन के होता है, तो हिपैरिन का होगा हमारा प्रोटामिन सल्फेट। आपको दोनों याद रखना है। ये क्या होता है? ये हिपैरिन का होता है, और विटामिन के का जो होता है वो होता है वारफेरिन। ठीक, ये ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, ये IV में यूज किया जाता है, IV एंटीकोगुलेंट। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज एज अ फर्स्ट लाइन फॉर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बाई रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। फर्स्ट लाइन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में कौन सी ड्रग क्या करती है? रिड्यूस करती है ऑक्सीजन डिमांड को। नाइट्रेट्स को देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स को देते हैं, एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, या फिर डायरेटिक्स देते हैं। तो सीधी सी बात है, डायरेटिक्स पहले ही काट दीजिए आप लोग, ये होगा नहीं। एंटीप्लेटलेट्स होगा नहीं, आप दो ही बचिए, नाइट्रेट्स या बीटा ब्लॉकर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होती है बीटा ब्लॉकर्स का यूज, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती हैं फर्स्ट लाइन ऑफ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, द ड्रग दैट इनहिबिट्स, ऐसी कौन सी ड्रग है जो इनहिबिट करती है इफ चैनल इन द एसए नोड एंड रिड्यूस हार्ट रेट विदाउट नेगेटिव एनोट्रोपिक। वह औषधि जो एसए नोड में चैनल को अवरोधित करती है और ऋणात्मक इनोट्रोपी के बिना हृदय गति घटाती है। ये क्वेश्चन टफ है। इफ द चैनल इज एसए नोड एंड रिड्यूस हार्ट रेट विदाउट नेगेटिव एनोट्रोपिक, डिजॉक्सिन, इवारेडिन, वरापामिर, मेटोप्रोलाल। तो जो हमारा डिजॉक्सिन होता है वो कैसा इफेक्ट करता है? वो पॉजिटिव करता है। लेकिन यहाँ पर जो एसए नोड क्या कह रहा है? इफ चैनल इज एसओ नोड, ठीक, एंड रिड्यूस हार्ट रेट विदाउट नेगेटिव एनोट्रोपिक। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है इवाब्रेडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रेट्स इज यूज्ड प्राइमरली फॉर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। फाइब्रेट्स की कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती हैं जो कि हमारे LPL लिपिड प्रोफाइल को लोअर करती हैं? एटोरवास्टेसिन, ये तो HMG-CoA में चला गया। ठीक, फेनोफाइब्रेट्स, यही होती हैं जो हमारी फाइब्रेट्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं जो कि क्या करती हैं? प्राइमरी यूज की जाती हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया में। ठीक, फेनोफाइब्रेट, ये बताया था मैंने, HMG-CoA होती हैं। फेनोफाइब्रेट होती हैं, एटोरवास्टेसिन, HMG-CoA होती हैं। जो कोलेस्टाइरामीन है ये आपको मैंने बताया था बाइल एसिड स्क्विटरपेंस होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टैटिन दैट रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग। ऐसा कौन सा एडवर्स इफेक्ट है स्टैटिन का जिसके लिए हम लोग उसकी देख रेख करनी पड़ती है, मतलब निगरानी रखनी पड़ती है? हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, मायोपैथी करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, या ओटोटॉक्सिसिटी करता है? तो जो हमारा स्टैटिन कैटेगरी की ड्रग है, मतलब एटोरवास्टेसिन, लोवास्टेटिन, सीमवास्टेटिन जो होती हैं, इसलिए उनका क्योंकि क्या करती हैं, इसलिए उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, निगरानी रखते हैं, क्योंकि वो मायोपैथी, मसल पेन काज करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट फैक्टर 10A डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट। DOAC क्या है? डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग बताना है जो कि डायरेक्ट फैक्टर 10A को अवरोध करती है। डेबिगेट्रन, वारफेरिन, रिवोरेक्साबन, या हिपैरिन। हिपैरिन होगा नहीं, बाकी तीन ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिवोरेक्साबन जो होती है, वो सेकंड इनहिबिटर होती है, डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट होती है। अब इसमें देखिए आपको चीज़ें याद ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग सेक्यूबिट्रिल और वेलसाइटन इज क्लासिफाइड एज। एस इनहिबिटर में ARB में, बीटा ब्लॉकर में या फिर ARNI। तो मैं आपको बता दूं, एस इनहिबिटर नहीं होगा, ARB भी नहीं होगा, बीटा ब्लॉकर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है ARNI, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। ये अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारी ड्रग है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग इज सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास फर्स्ट बी यूज्ड एज इंट्रावेनस फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से? एंटीरिथमिया। एंटीरिथमिया में भी कहाँ से है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर में 3 बताए थे मैंने आपको, फर्स्ट A बताया था, फर्स्ट B बताया था, और फर्स्ट C बताया था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? फर्स्ट B पूछ रहा है। फर्स्ट B में कौन सी ड्रग थी? अब आपको याद रखना है, बताइएगा। क्विनिडीन, फ्लेकेनाइड, लिडोकेन और एमेड्रॉन। तो हमारी जो सेकंड B की ड्रग थी वो थी लिडोकेन। नेक्स्ट, चलिए हमारा आज का 30 MCQ कंप्लीट हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बच्चा आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश से लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोग जो MCQ करा रहे हैं थोड़ा हार्ड लेवल रख रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि बहुत पता नहीं ऐसा पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन देखिए कोई पेपर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी ये कह दे कि मैं बता दूंगा कि यही आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पेपर देंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बस आप लोग सिंपल से आया करिए और देखते रहा करिए। ठीक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, ताकि आप लोग को इसका बेनिफिट्स मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।